ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी आज एक सवाल का जवाब दें कि हमारे बीच में राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, जो 2 बार विधायक रहे आम आदमी पार्टी से और मंत्री रहे। आप मंत्रिमंडल से क्यों हटे? राजेंद्र पाल गौतम जी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हैं और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मिशन चलाते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के उन वंचित वर्गों को जिनको सामाजिक न्याय नहीं मिल पाता, उनकी आवाज़ बनते हैं। क्या ये आपका कसूर था मंत्री महोदय? ये सवाल केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को देना चाहिए कि क्यों कैबिनेट से हटे राजेंद्र पाल गौतम जी। सिर्फ तस्वीर लगाना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का ये काफ़ी नहीं। दिल्ली में बीजेपी की केंद्र सरकार और केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार ने यहाँ के सामाजिक संरचना को जो बुरी तरह तहस नहस किया, उसका दोनों पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी से यहाँ की जनता जवाब मांगती है। जब संविधान की मूल भावनाओं की धज्जियां उड़ाते हुए CAA, NRC, CAA लाया गया, संविधान की मूल भावनाओं को डिस्टर्ब करते हुए उसके विरोध में देशव्यापी धरने हुए, दिल्ली में भी धरना हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी कसूरवार है उस कानून को लाने की। लेकिन जब शांतिपूर्वक धरना हुआ तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कृत्य के विरोध में धरना चला, तो केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी का उस समय क्या स्टैंड रहा? जो जख्म थे, क्या उन जख्मों पर आपने मरहम लगाना भी उचित नहीं समझा? दिल्ली दंगों से कराह रही थी। उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी, आज भी है। उस समय कहाँ थी आम आदमी पार्टी, कहाँ थे केजरीवाल जी? क्या उस समय जो पुलिस ने तमाम ऐसे लोगों को जेल में डाला, ज़्यादतियाँ हुई, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता था कि ये गलत भेजे जा रहे हैं, लेकिन उस समय केजरीवाल साहब को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ जो लोग प्रताड़ित किए जा रहे थे, उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाने जाना चाहिए था, लेकिन वो उस समय गायब रहे। और चुनाव में फिर समाज में फिर सबके उनको सहयोग भी चाहिए और वोट भी चाहिए। जिस समय दिल्ली में, देश भर में लोग कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, लोग सांस लेना दूभर हो रहा था, हॉस्पिटल और बेड के लिए तड़प रहे थे, उस समय एक अभी लड़ाई दोनों लड़ रहे हैं। एक शीश महल की लड़ाई लड़ रहा है और एक राजभवन की लड़ाई लड़ रहा है, राजनिवास की लड़ाई लड़ रहा है, राजमहल की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस वक्त
जब हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था मरीजों को, लाशों के अंबार थे, दवाएं नहीं मिल रही थी और अपने पीड़ितों को लेकर लोग घूम रहे थे, जनता का दिमाग भटकाने के लिए दोनों केजरीवाल जी और मोदी जी दोनों की सरकारों ने जुगलबंदी कर कर कोरोना को भी सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की। और जिस समय उसको सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल जी, आपको दिल्ली की जनता याद कर रही थी कि दिल्ली का गार्जियन आएगा और वो हमारे मरहमों पर, जख्म पर मरहम लगाएगा। लेकिन आप उस समय जुगलबंदी चल रही थी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की। जिस समय कोरोना को सांप्रदायिक जामा पहनाया जा रहा था। ये सारे सवाल आज भारतीय जनता पार्टी को भी देने होंगे और आम आदमी पार्टी को भी देने होंगे। और हम सिर्फ सवाल ही नहीं पूछ रहे, हम अपनी पार्टी का विजन भी जनता के सामने रख रहे हैं। जिस समय राजेंद्र पाल गौतम जी को आम आदमी पार्टी के, जब आम आदमी पार्टी के मंत्रिमंडल से हटे, उस समय कांग्रेस पार्टी ने आपकी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रति सेवाओं को देखते हुए, आपकी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के मिशन के प्रति सेवाओं को देखते हुए ऑफर किया कि हमारे पास कांग्रेस पार्टी में जैसे एक ऐसे निष्ठावान साथी की, नेता की ज़रूरत है जो अनुसूचित जाति की, जनजातियों की और उन वंचित वर्गों की आवाज़ बन सके जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ी हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने आपको, राजेंद्र पाल जी को, जब ही हाथों हाथ अपने संगठन में लिया। हम चाहते हैं कि जो संविधान की बात करे उसको कांग्रेस का प्लेटफॉर्म मिले। जिस समय दिल्ली का दंगों से कराह रही थी, उस समय कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी वहाँ उन लोगों के बीच में गए, उन लोगों से मिले, उन लोगों से बात की। सरकार में ना होते हुए, विपक्ष में होते हुए, कम से कम उनको एक कंधा दिया कि उनको वो आंसू तो कम से कम कंधे पर रखकर बहा सकें। जिस समय चाहे मथुरा हो कांड हो और चाहे संभल कांड हो, विपक्ष की भूमिका भी ज़रूरी है। और राहुल गांधी जी वहाँ पहुँचे और लोगों के बीच जाकर उन लोगों को एक ढांढस बंधाया कि कोई तो उनके साथ खड़ा है। पिछले कई सालों में चाहे कोई जूते बनाने वाला हो और चाहे कोई मोटरसाइकिल ठीक करने वाला हो, चाहे कोई फल सब्जी बेचने वाला हो, चाहे मंडी में काम करने वाले लोग हों, चाहे चाट का पकौड़ी का ठेला लगाने वाला हो, सबके बीच में लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी जाते रहे और उनका दुख और दर्द समझने का काम करते रहे। हम कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल्ली की जनता से दो अलग अलग बात कहना चाहते हैं कि मोदी जी और केजरीवाल जी के रूप में दोनों को पहचानिए। दोनों सिर्फ चुनावों में आएंगे और आपके बीच में संविधान की भी बात करेंगे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भी बात करेंगे, सामाजिक समरसता की भी बात करेंगे। लेकिन जिस समय चुनाव निकल जाता है, उस समय दोनों एक सोच के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने सरकारी उद्देश्यों पर लगे रहते हैं और वो अपने अपने मकसद हल करते हैं। और जब जनता का विषय आता है तो एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही हो तो समाज को इकट्ठा रखने की कोशिश पार्टी ने की और सभी के लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज़ देने की कोशिश की। और अब जब सरकार में नहीं है तब भी विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कांग्रेस पार्टी पूरी तौर से, कोविड हुआ तो हमारे सभी वॉलेंटियर्स, यूथ कांग्रेस, सभी नेता हमारे जितनी भी सुविधा
ऑक्सीजन संबंधी हो सकती थी वो प्रदान करने की कोशिश की। सड़कों पर आप लगातार आप देखते रहे होंगे कि हमारे साथी, हमारे सभी लोग अपने अपने स्तर पर, अपनी अपनी जगह पर लोगों के बीच में रहे। कहीं राशन की कमी हुई तो राशन पूरा देने की कोशिश की, और कहीं ऑक्सीजन की कमी हुई तो वहाँ जहाँ भी संभव हुआ ऑक्सीजन, सीमित संसाधनों के अंदर ऑक्सीजन पहुँचाने की कोशिश की। तो कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो ये सामाजिक ताना बाना जो इन दोनों दलों ने तोड़ा है, जो यहाँ नफ़रत का जहर घोला है, उस नफ़रत के जहर को हम लोग ख़त्म करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी एक विश्वसनीय पार्टी है। जनता कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करती है, राहुल गांधी जी पर यकीन करती है, और हम लोग उस उम्मीद पर जनता की खरा उतरने का काम करेंगे। और सभी को, हर समाज के हर वर्ग को कांग्रेस पार्टी, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, एससी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, सबको साथ चलकर लेकर चलने का काम करेगी। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम जी, वो अपने विचार रखें। नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने अरविंद केजरीवाल का असल चेहरा सामने रखना चाहता हूं। आप सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी एक तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और दूसरी तरफ शहीद भगत सिंह जी की पोर्ट्रेट लगाते हैं, लेकिन आपको ये जान के ताजुब होगा कि वो इन दोनों से ही नफरत करते हैं। फोटो लगाते हैं लेकिन उनकी विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ हैं। आज तक आपने अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से जाति जनगणना के संदर्भ में एक भी स्टेटमेंट आज तक कभी नहीं सुना होगा। सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को समान रूप से हिस्सेदारी, भागीदारी मिले, इस विषय पर भी आपने आज तक केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं सुना होगा। सामाजिक न्याय पे वो कभी बोलते नहीं हैं। और एक और चेहरा मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली सरकार का एकमात्र स्कूल सिरसपुर, नजफगढ़ विधानसभा में सिरसपुर जगह पे एक रेजिडेंशियल स्कूल चलता था, पहली क्लास से 9th क्लास तक था, जिसमें 800 बच्चे पढ़ते थे। बच्चे वहीं रहते थे, गरीब परिवारों के बच्चे थे, SC ST के बच्चे थे। आपको जान के ताजुब होगा, पिछले लगभग 6 से 7 महीने से वो स्कूल बंद हो गया। उन बच्चों को उनके घर भेज दिया, आज उनकी पढ़ाई छूट गई। मतलब एक तरफ बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो लगाने की, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों का एकमात्र रेजिडेंशियल स्कूल जिसमें 800 बच्चे थे, उन 800 बच्चों के भविष्य को अरविंद केजरीवाल जी ने बर्बाद कर दिया उस स्कूल को बंद करके। दिल्ली के अंदर एकमात्र हॉस्टल SC ST बच्चों के लिए था, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, वो GTB हॉस्पिटल के सामने संस्कार आश्रम में, जिसको SC ST डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जाता था। आपको जान के ताजुब होगा कि पिछले लगभग 2.5 साल से वो हॉस्टल बंद है। जो बच्चे हॉस्टल में, गरीब बच्चे रह के पढ़ लिया करते थे, उनके पढ़ने का रास्ता बंद हो गया। आपको पता होगा SC ST OBC माइनॉरिटी हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन दिल्ली सरकार चलाया करती थी, जिसमें स्वरोजगार योजना के लिए भी स्कीम्स थी कि लोग वहां से सस्ते दर पे लोन लेके अपने अपने रोजगार शुरू किया करते थे। आज पिछले 10 महीनों से उस डिपार्टमेंट के स्टाफ को सैलरी नहीं मिली और साल भर से अधिक से उस डिपार्टमेंट को लगभग क्लोज डाउन कर दिया। कोई उस डिपार्टमेंट के द्वारा लोन अब नहीं दिया जा रहा है। पूरा विभाग जो दिल्ली के 95% लोगों को SC ST OBC माइनॉरिटी हैंडीकैप इन सब को लोन देने का काम करता था, उनके विकास की योजनाओं में उनको मदद करने का काम करता था, वो डिपार्टमेंट लगभग बंद हो गया। और वो अरविंद केजरीवाल जो हेल्थ एजुकेशन को बहुत ज़्यादा तरजीह देने की बात करते हैं, जिन्होंने नई स्कूलों की कुछ बिल्डिंग भी बनाई हैं, नए क्लासरूम भी बनाए हैं, लेकिन आपको जान के ताजुब होगा, आप सब जानते हैं कि सरकारी स्कूल में ज़्यादातर बच्चे कौन पढ़ते हैं? SC ST OBC माइनॉरिटी के। लेकिन उन स्कूलों की हालत देखिए, इस बार 2023-24 में 9th क्लास में 1,01,331 बच्चे फेल हुए हैं और 11th क्लास में 51,914 बच्चे फेल हुए हैं। और उसके बाद कहते हैं हमारा 10वीं 12वीं का रिजल्ट सुधर गया।
बच्चों को 9th में और 11th में रोक दो और उसके बाद अच्छा रिजल्ट दिखा दो। ये कैसी एजुकेशन है? अरविंद केजरीवाल जी ने एजुकेशन को इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपको। आप दिल्ली सरकार के आंकड़े निकाल लीजिए। दिल्ली सरकार का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जिसमें 5 साल की लॉ कोर्स है द्वारका के अंदर। आपको जान के ताज्जुब होगा, पहले तो उसके एडमिशन के लिए कोचिंग लो, कोचिंग में 3 लाख रुपया खर्च करो, एग्जाम पास करके अगर नंबर आ गया, SC ST के बच्चों का, OBC का, माइनॉरिटी का, यहां तक कि जनरल कैटेगरी का भी 99% बच्चे SC ST OBC माइनॉरिटी के और 75% बच्चे जनरल कैटेगरी के भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ करने की डिग्री 5 साल की करने के लिए 20 लाख रुपए का खर्चा नहीं उठा सकते। केवल फीस लगभग 3,51,000 रुपए एक साल की। उसके बाद हॉस्टल का खर्चा, किताबों का खर्चा, बाकी खर्चे जोड़ लीजिए तो आपको पता लगेगा कम से कम 20 लाख रुपया चाहिए। SC ST OBC माइनॉरिटी के 99% और जनरल कैटेगरी भी 75% लोग ये 20 लाख का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। तो ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का खर्चा इतना ज्यादा किसने किया है? दिल्ली की सरकार एजुकेशन की बात करती है, मुफ्त एजुकेशन की बात करती है, लेकिन वहां तो पैसा 20 लाख चाहिए एक डिग्री करने के लिए। नौकरी देने की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। दिल्ली सरकार के नेशनल नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, इसके अंदर अगर इंजीनियरिंग की फीस आप देखेंगे आप जान के ताज्जुब करेंगे। पहले तो वहां एडमिशन के लिए 2 से 3 लाख रुपया आप एंट्रेंस के लिए तैयारी में खर्च करो, और आपका अगर ऑफर हो गया, आपने क्वालिफाई कर लिया और आपके बच्चे को दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में अगर ऑफर होता है एडमिशन, या उस बच्चे को नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन ऑफर और होता है, तो 2,46,000 रुपया केवल फीस है। उसके बाद हॉस्टल का और बाकी खर्चे अलग हैं। यानी इंजीनियरिंग की डिग्री दिल्ली सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेज से करने के लिए कम से कम 15 लाख रुपया चाहिए। और उसके बाद IP यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी, सिंपल ग्रेजुएशन भी करेंगे तो भी कम से कम 50,000 रुपया सालाना चाहिए, और अगर वहां से इंजीनियरिंग करेंगे तो कम से कम 2.25 लाख रुपया चाहिए। तो क्या एजुकेशन इंडस्ट्री है? क्या दिल्ली सरकार के कॉलेज, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो, चाहे IP यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हो, क्या ये यूनिवर्सिटी दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इसको इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया है? क्या वो पैसे कमाने के लिए बनाई है, या इन बच्चों से पढ़ाई छुड़वा रहे हैं? मेरे पास अनेकों बच्चे आते हैं जिन्होंने मेहनत करके एंट्रेंस एग्जाम पास किया, उनको एडमिशन ऑफर हो गया, तो उनको वो एकदम से 2.5 लाख रुपए नहीं है उनके पास, कर्ज करके कहीं से एडमिशन ले लिया, सेकेंड ईयर की फीस देने का पैसा नहीं है, और एक सिंगल स्कीम स्कॉलरशिप की दिल्ली सरकार की हायर एजुकेशन की नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं। साथ ही साथ एक चीज और बता दूं आपको, एक मैंने बिल बनाया था, 2 बिल मैंने बनाए थे जब मैं मंत्री बना। मैं मंत्री बना था 19 मई 2017 को, 2015 से 20 वाली सरकार में। तब मैंने 2 बिल बनाए थे। एक बिल था शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान और ट्राइबल सब प्लान के फंड को डाइवर्ट ना किया जाए, वो लैप्स भी नहीं हो सकता लीगली, और जो ऑफिसर उसको डाइवर्ट करता है उसको सजा का प्रोविजन हो। अरविंद जी ने मुझे कहा कि ये वाला बिल तो दिल्ली में नहीं चलेगा, ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, ये कह के टाल दिया। और उन्होंने कहा कि दूसरा जो आपका बिल है दिल्ली शेड्यूल कास्ट कमीशन बनाने का, इस बिल को आप बना लो। वो मैंने सोचा चलो एक को पहले आगे बढ़ाते हैं, बाद में इनको कन्विंस करूंगा दूसरे को भी आगे बढ़ाएंगे। वो बिल मैंने बना के दिया, ओके कर दिया। उसके बाद कैबिनेट में लगाने के लिए रखा, अब लगाएंगे, अगली बार लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे। एक बार तो बाकायदा लिस्ट हो गया कैबिनेट की मीटिंग के लिए, लेकिन एंड टाइम पे उसको डिलीट कर दिया, अगली बार लगाएंगे। और मुझे दुख है कि 3 साल तक वो फाइल दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के पास पड़ी रही, लेकिन आज तक कैबिनेट में भी दिल्ली शेड्यूल कास्ट कमीशन बनाने का बिल नहीं लाया गया। ये शर्म की बात है। आप एक तरफ मतलब बाबा साहेब की पोर्ट्रेट लगाते हैं और दूसरी तरफ उनके खिलाफ छल करते हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। आपकी कोई स्कीम बता दीजिए जो SC ST OBC माइनॉरिटी को आगे बढ़ाने की हो। माइनॉरिटी का मंत्रालय जो हुआ करता तो मंत्रालय खत्म कर दिया, बल्कि माइनॉरिटी का मुद्दा केवल एक DC को दे रखा है, किसी मंत्री के पास भी नहीं है। ये हालात है।
इन हालात में और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, मुझे शर्म आती है सोच के कि बाबा साहब के फोटो लगाने वाले, बाबा साहब के नाम पे वोट लेने वाले किस तरह उनके साथ धोखा कर रहे हैं, कितनी नफरत उन्हें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से। तो मैं बताता हूं, पंजाब के अंदर लगभग 3 साल होने को है हमारी आम आदमी पार्टी की वहां सरकार बने, लेकिन पंजाब के अंदर तो सुलकाश कमीशन था, वहां तो चेयरमैन और मेंबर भी होते थे, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है वहां चेयरमैन और मेंबर की पद खाली पड़े में, अभी तक उनका अपॉइंटमेंट नहीं किया है। यह है धोखेबाजी। और एक और बात, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर सरकार ने फैसला किया था अम्बेडकर संग्रहालय बनाने का, लेकिन आपकी सरकार बने हुए 3 साल होने को है, लेकिन अभी तक संग्रहालय का काम शुरू भी नहीं हुआ है। ऐसे हालात में आप देख लीजिए उनका सच्चा असली चेहरा क्या है। मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, बाकी कुछ मुद्दे आपको अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखूंगा। धन्यवाद। इसके बाद आदरणीय राजेश लिलोटिया जी को कहूंगी कि वे अपने वक्तव्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। अभी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे इंचार्ज, हमारे साथी, बहुत ही मजबूत लीडर काजी निज़ामुद्दीन साहब ने, और उसके साथ साथ में हमारे एक मजबूत आवाज़ जो दलितों, वंचितों, शोषित, पीड़ित की आवाज़ हैं पूरे देश की, और आम आदमी पार्टी के सरकार में मंत्री रहे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को के अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं। और इसके साथ साथ में जिस चुनावी क्षेत्र से मैं अभी पार्टी ने मुझे मौका दिया चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ पर आप एमएलए रहे और आप मेरे इलेक्शन के वहाँ पर इंचार्ज भी हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो ऐसा काजी साहब ने और हमारे आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों की कथनी में और करनी में फ़र्क है। और ख़ास तौर पे कि जब दलितों की बात आती है, माइनॉरिटीज़ की बात आती है, तो उसके अंदर ये उनके सेंटिमेंट्स के साथ में किस तरीके से प्ले करना है, ये बहुत बड़े नाटकबाज हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो। जैसा कि यहाँ पर कहा गया कि आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल, उसकी सीट के पीछे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की फ़ोटो रहती है। बाबा साहब की फ़ोटो तो रहती है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नक्शे कदमों पे चलने वाले उनके उस वक्त के मंत्रिमंडल में रहे मंत्री जब दलितों की आवाज़ उठाते हैं और लोगों को ये बताते हैं इस देश के अंदर कि हमारे को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक अधिकार दिया सम्मान के साथ और स्वाभिमान के साथ में जीने का, जब उनको राह दिखाते हैं, तो वहाँ पर आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी को ये कहा जाता है कि या तो आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन पे चलो या मंत्री पद से इस्तीफा दे दो। तो मैं बड़े गर्व से वाली बात कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में इस तरीके के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लीडर्स हैं कि जिन्होंने मंत्री पद को लात मारी, उनको हटाया नहीं गया, उन्होंने लात मारी अरविंद केजरीवाल के इस कहने पर कि दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना है, एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को फॉलो करने का है और दूसरा मंत्री पद का है। तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने मंत्री पद को छोड़ना पसंद किया और आज कांग्रेस पार्टी ने जो पूरे देश के अंदर बहुजन आइडियोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, जो आवाज, जो लड़ाई राहुल गांधी जी संविधान को बचाने की कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की रक्षा की, उसकी सुरक्षा की हम आवाज उठा रहे हैं, उस मिशन के अंदर राजेंद्र पाल गौतम जी आज हमारी कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं। साथियों, आम आदमी पार्टी का एमएलए अगर SC ST के एट्रॉसिटी एक्ट में उसके ऊपर मुकदमा चले और उसके बाद भी उसको वहाँ पे रखा जाए तो शर्म की बात है। उसके साथ साथ में एक दूसरा
एमएलए हमारा बहुत ही, हम सब धर्म को बहुत अदब करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, कोई आस्था का विषय है। लेकिन अगर कोई किसी भी धर्म का अगर ठेस पहुंचाता है तो कांग्रेस पार्टी उससे अपना किनारा करती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडर हो। यहाँ पर नरेश यादव जो एमएलए था, जिसने कुरान शरीफ के बेअदबी करी, उसके पन्ने फाड़े, उसके बावजूद उसको अपनी टीम में रखा, उसने एमएलए बना के रखा, तो इससे साफ जाहिर होता है कि दलितों की और मुसलमानों की के लिए उसके दिल में क्या सोच है। वो इमामों को 8,000 रुपये की सैलरी देने की बात करता है केजरीवाल, लेकिन कितने साल हो गए। यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ आपकी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि इमामों को घोषणा करी चुनाव से पहले कि हम 8,000 रुपये देंगे, और उसके बाद में कितने साल से उनको वो 8,000 रुपये आज तक नहीं दिए। ये शर्म की बात है कि चुनाव आता है तो तुम फ्री बीज के अंदर लग जाते हो। अभी ग्रंथियों को देने के लिए और मंदिर के पुजारियों को 18,000 देने की बात करा है। 8,000 रुपये इमामों को देने की बात की। अरे इमामों को भी 18,000 रुपये की घोषणा करते, उनको 8,000 रुपये की घोषणा क्यों की, और घोषणा करने के बाद में उसको पूरा क्यों नहीं किया। उसी तरीके से चुनाव नजदीक आया तो ग्रंथियों को 18,000 देने की बात कर रहा है, उसके साथ साथ में पुजारियों को भी 18,000 रुपये देंगे। तो ये साफ जाहिर है कि ये चुनावी मशीनरी है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बात बताना चाहूंगा कि हाथरस के अंदर एक हादसा हुआ नाबालिग बच्ची के साथ में। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी उसके परिवार से मिलने की बात करते हैं, वहां पर जाते हैं तो पुलिस उनको रोकती है। उस बच्ची को रात के अंधेरे के अंदर पेट्रोल डालकर इसलिए जला दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसका प्रशासन इस बात की उनका साथ देता है, जो अपराधी थे उनका साथ देता है, और ये कहते हैं कि उसका रेप नहीं हुआ, लेकिन वो आवाज़ राहुल गांधी जी ने उठाई, कांग्रेस पार्टी ने उठाई, जिसकी वजह से अभी भी हाल फिलहाल राहुल गांधी जी उसके परिवार से मिलकर आए और उसको आश्वासन देकर आए कि हम तुमको जस्टिस दिलाएंगे। लॉ फैकल्टी के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप ये देखिए कि हम संविधान, ये चाहते हैं कि देश संविधान से चले। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी संविधान की बात करते हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी के लोग मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के अंदर मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में लाने की सिफारिश की जाती है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको पुश करते हैं, उसको रिकमेंड करते हैं। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने जब इस चीज़ का विरोध किया तो तब उन्होंने उस चीज़ को विड्रॉ किया। यहाँ पर हम लोग आरक्षण जो संविधान में हमारे अधिकार है उसको देने की बात करते हैं, उसको सुनिश्चित करने की बात करते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी पोजीशंस को डी रिजर्व करने की बात करती है, उसका भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि देश के अंदर कांग्रेस पार्टी हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोगों को हम चाहते हैं कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, आपसी सौहार्द बना के रहें। ये लोग उस चीज़ को आग लगाकर उसके अंदर डिवाइड करके, धर्म की राजनीति करके जिस तरीके से समाज को डिवाइड करने का काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। अभी यहाँ पर जहांगीरपुरी के अंदर पिछले दिनों वहाँ पर धार्मिक उन्माद हुआ, जिसके पीछे आरएसएस के लोग थे। कांग्रेस के लीडर्स तमाम वहाँ पर गए और वहाँ पर अपील करी कि यहाँ पर शांति बना के रखें, आपसी सौहार्द बना के रखें। तो हम इस एक चीज़ बस इतना सा कहना चाहेंगे, मैं अपील करना चाहूँगा देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, कि जो हमारे एससीज हैं, आपके हक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ती रहेगी। मुस्लिम भाइयों से भी कहूँगा और माइनॉरिटी के भाइयों से कहूँगा कि इनके झांसे में मत आइए। ये लोग हमारे को लालच देकर, हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर कर ये सिर्फ अपने वोट साधने का काम करते हैं।
हम लोगों को मुख्य धारा में जोड़ना है, हमको राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए। राहुल गांधी जी बात करते हैं जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम उस हक को लेना चाहते हैं जो संविधान ने हमको दिया है। संविधान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और ये लोग, आम आदमी पार्टी का केजरीवाल हो, उसने वायदा किया था कि पंजाब के अंदर सरकार बनेगी तो हम उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एससी वर्ग से देंगे। आज तक वो पेंडिंग है। ये लोग सिर्फ बात करते हैं और उसको पूरा नहीं करते। आपसे अपील है कि हमारी इस मुहिम के अंदर जो संविधान की रक्षा के लिए राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, दिल्ली के लोगों से भी अपील करता हूं, पूरे देश के लोगों से अपील करता हूं कि उसमें जुटें और अपने अधिकारों की रक्षा करें। धन्यवाद। एक दो चीज़ और मैं कहना चाहता था कि आपको सबको याद होगा जब 2020 में दंगे हुए, वो दंगे की शुरुआत कहाँ से हुई? जाफराबाद में मेन रोड पर कपिल मिश्रा जो बीजेपी के नेता हैं और पहले आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के बहुत ही ज़्यादा प्रिय थे, उन्होंने भड़काऊ भाषण डीसीपी की उपस्थिति में दिए। उसके बाद दंगे शुरू हुए और वो ऐसे आदमी को फिर बीजेपी चुनाव भी लड़ाती है। तो बीजेपी का चाल चरित्र पूरी तरीके से मानवता विरोधी है। एक तरफ बात करते हैं हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए, लेकिन फिर ऐसे नफरती लोगों को वो टिकट भी देती है। आपको याद होगा मेरी खुद विधानसभा में जाके प्रवेश वर्मा जो साहिब सिंह वर्मा जी के पुत्र हैं, उन्होंने आकर खुलेआम भाषण दिया सभा की बहुत बड़ी, और उसमें कहा कि मुस्लिम लोगों से कुछ खरीदारी मत करो, इनकी दुकानें बंद करवा दो, इनसे कुछ लेन देन मत करो। यानी पूरे समाज के खिलाफ नफरत फैलाने वाले लोग और जो जिन लोगों की वजह से दिल्ली के अंदर दंगे भड़के, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी क्षेत्र में रण में उतारती है। और यहाँ तक कि हमारे संदीप दीक्षित जी के खिलाफ उनको चुनाव लड़ा रही है। जो जिन लोगों ने दिल्ली में दंगे भड़काने का काम किया, आपको याद होगा उन्हीं के एक नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने प्रियंका गांधी जी के बारे में कितना अपशब्द, गंदे शब्द इस्तेमाल किए। और संसद के अंदर आपको याद होगा दानिश अली जी के खिलाफ खुलेआम कितनी नफरती, मतलब इतनी हिम्मत इनमें आती कहाँ से है? चूंकि इनका चाल चरित्र भारतीय जनता पार्टी का और आम आदमी पार्टी का दोनों की जो पैदाइश है वो एक ही तरह की विचारधारा से हुई है, इसलिए इन दोनों से बच के रहना है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से 4 पद हैं। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रीय महासचिव पंकज गुप्ता, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता और चौथा पद बना है राष्ट्रीय संगठन महासचिव संदीप पाठक। यानी 4 पद हैं, चारों के चारों स्वर्ण जाति के, एक भी ना एससी ना एसटी ना ओबीसी ना माइनॉरिटी। 90% समाज में से एक को भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया। देश में 29 राज्य हैं, 29 राज्यों के 29 अध्यक्ष हैं, 29 प्रभारी हैं। 29 के 29 आप देख लीजिए, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के एक आदमी को भी रिप्रेजेंटेशन इन्होंने नहीं दिया। ये इनका असली चरित्र है जो आपके सामने आएगा। ये समाज को समझना पड़ेगा कौन लोग हैं। 2020 के दंगों में अगर मुख्यमंत्री के तौर पर अगर पूरी कैबिनेट को लेकर सड़क पर उतर जाते, दंगे एक दिन के अंदर बंद हो जाते। तो ये तो जिम्मेदारी से भागने वाली बात है। बाकी समाज को तय करना है कौन लोग हैं जो आपके बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं, कौन लोग हैं जो लगातार नफरती बातें कुछ खुलेआम कर रहे हैं, और कुछ लोग अंदर एक ग्रे स्नेक है जो दिखता नहीं है, एक जो है ब्लैक स्नेक है जो दिख रहा है। बाकी अंतर दोनों की विचारधारा में कोई नहीं है, इससे जागरूक होने की जरूरत है। थैंक यू। कोई सवाल पूछना चाहें तो। पुजारी को, मौलाना को जो घोषणा की गई है वो एक तरफ है, जो बौद्ध मठ के जो है पुजारी या फिर जो वाल्मीकि मंदिर के हैं या जो रविदास मंदिर के हैं, 2 सवाल मेरे। आज तक आप लोगों ने डिमांड नहीं किया कि इन्हें भी मानदेय मिलना चाहिए। मैंने 4 दिन पहले इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अपनी फेसबुक लाइव किया था, जिसमें मैंने कहा था कि आप ग्रंथियों को, पुजारी को तो दे रहे हो, लेकिन जो बौद्ध मंदिर हैं उसमें बहुत भिक्षु होते हैं, जो संत गुरु रविदास मंदिर हैं उसमें महाराज जी होते हैं, जो महर्षि वाल्मीकि मंदिर हैं उसमें महाराज जी होते हैं, जो चर्चेज हैं उसमें पादरी होते हैं। तो बाकी धर्मों से क्या आपको नफरत है? आपने उनको देने की घोषणा क्यों नहीं की? मैंने तो ऑलरेडी इसकी डिमांड की है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के मन में जो भाव है वो उनके शब्दों में दिख जाता है। सवाल मेरा ये है, पब्लिक डोमेन में ये जानकारी थी जब आपको मंत्रिमंडल से हटाया गया, उससे पहले हमने एक लंबी फहरिस्त गिनाई, स्कूल खत्म हो रहे थे, कॉलेज खत्म हो रहे थे, यूनिवर्सिटी खत्म हो रहे थे। आप सरकार में थे तब कैसे बर्दाश्त कर रहे थे? तो गुनहगार। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सरकार में मंत्री रहते हुए भी और जब मंत्री से रिजाइन किया विधायक रहते हुए भी, अगर आप दिल्ली विधानसभा के मेरे सारी स्पीचेस सुन लो, मैं लगातार इन सारे मुद्दों पर सरकार को आग्रह करता रहा कि आप ये दीजिए। मैंने तो 150 करोड़ का बजट भी मांगा था कि जो बच्चे हायर एजुकेशन में आ रहे हैं
पढ़ाई पैसे की वजह से छूट रही है, उनकी फीस का इंतजाम कर देता हूं मैं। मुझे 150 करोड़ का बजट दे दो, 75,000 करोड़ के बजट में से 150 करोड़ दे भी दोगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी। ये मैंने मंत्री रहते हुए भी कहा अपनी स्पीच के अंदर, और बाद में विधायक रहते हुए मैंने मुद्दा उठाया। अरविंद केजरीवाल जी का एक भाषण है 15 अगस्त का छत्रसाल स्टेडियम का, जिसमें उस भाषण में आधा भाषण आधा घंटे का इस बात पे मैं ठेकेदारी प्रथा खत्म करूंगा, मैं कच्चे कर्मचारियों को पक्का करूंगा। लेकिन आज तो पूरा दिल्ली ठेके पे चल रहा है, पूरा देश ठेके पे चल रहा है। ठेकेदारी प्रथा खत्म करना तो दूर की बात है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे उन्हें भी पक्के करने की बात जीरो साबित हुई। अल्टीमेटली वो बोलते कुछ है करते कुछ है, उनके मन को पढ़ने और समझने की जरूरत है। शुक्रिया। आपको नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव के अभी चुनाव प्रचार शुरू ही हुए हैं, भाषा की मर्यादा टूट रही है। जैसे उन्होंने कहा, क्या कहा जाता है कि रमेश बिधूरी ने, उसके बाद मायावती के भतीजे ने कह दिया कि द्रौपदी के तरह आज आप कह रहे हैं पैदाइशी परवरिश, पैदाइशी नहीं परवरिश, परवरिश। चलो मैं अपना शब्द अगर आपको ऐसा सुना है, मेरा मतलब है उनकी जो परवरिश हुई है, जिस माहौल में हुई है, वो माहौल बेसिकली मनुस्मृति और मनुवाद पर आधारित है। जो अभी एक मिनट, जो अभी बात कही कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स की, इन्होंने अपना चुनाव चिन्ह झाड़ू रखा, लेकिन सफाई कर्मचारियों को आज तक पक्का नहीं किया। उसके लिए भी मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं, जो राजेंद्र पाल गौतम जी अभी बात कर रहे थे। अभी जितने इन्होंने बसेस के अंदर जो मार्शल्स लगाई थी लड़कियां, उनको जॉब से निकाल दिया, वो बेचारे परेशान हैं। जितने भी यहाँ पर इन लोगों ने जो बाहर खड़े होते थे, जो इनके क्या थे, वो रेड लाइट के ऊपर वॉलेंटियर्स को, सिविल डिफेंस वाले, वो हजारों की तादाद के अंदर आज बेरोजगार घूम रहे हैं। रोजगार का नारा देकर आम आदमी पार्टी भी और बीजेपी ने भी लोगों को अपनी तरफ प्रभावित आकर्षित जरूर किया, लेकिन उनके लिए कुछ किया नहीं। चुनाव खत्म होते ही उनको भूल जाते हैं। 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा मोदी ने किया था, और इसी तरीके से केजरीवाल ने भी किया था। लेकिन उन लोगों की हालत देखिए जो इन्होंने अपने जॉब पे रखा, वॉलंटियर्स रखे, और आज उनको जॉब भी नहीं है, उनकी सैलरीज भी नहीं है। सर मेरा एक सवाल है, आपने माइनॉरिटीज और उस पर किया दलितों पर अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें 2013 से, तो आम आदमी पार्टी का जो वोट प्रतिशत है 50% से ऊपर रहा, और दलित समुदाय ने बड़ी तादाद में वोट किया है। तो आपको अगर आम आदमी पार्टी वाकई में विफल हो रही होती, तो एक तरीके से उनका कोर वोट बैंक माना जाता है, और कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो आप पे गया है। तो आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस पर भरोसा जताएगा दलित समुदाय या फिर अल्पसंख्यक समुदाय? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आर्थिक सामाजिक न्याय की बात की है और करती रहेगी। ये लोग जब भी चुनाव का समय हो या गाहे बगाहे भावनाओं को भड़काने के आधार पर चुनाव में उतरते हैं, या भावुक करने की नीति इन लोगों की होती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। अभी आप देखिए कि पंजाब में 3 साल हो गए 1,000 रुपये महीना महिलाओं को देने की घोषणा करके चुनाव में वोट ले लिया। बड़ी प्रचंड बहुमत के साथ वो वहाँ भारतीय आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, और 3 साल से 1 रुपया नहीं दिया। यहाँ अभी राजेश भाई ने बताया कि इमामों को मानदेय देने की बात कही, और दिया नहीं दिया, लेकिन सालों से तो नहीं उनके पास पहुँचा। अब इसी तरह ग्रंथियों को और अलग अलग मंदिर के पुजारियों को उन्होंने जो मानदेय देने की बात कही, वो चुनाव में कहकर, और वो फरेब और झूठ के आधार पर ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रथ को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस पार्टी झूठ नहीं बोलती। हो सकता है हमको चुनाव जीतने में, अपने वोटर को समझाने में और उनको कन्विंस करने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन कांग्रेस की रीति और नीति सच पर आधारित थी और सच पर आधारित रहेगी। अब तक लोगों ने 11 साल केजरीवाल जी को
राज्यसभा दिल्ली में और मोदी जी को केंद्र में बरत लिया, लेकिन अब जनता दोनों से बहुत परेशान है और कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता की ओर कदम बढ़ाती हुई दिखाई प्रतीत हो रही है। थैंक यू।